बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट द लास्ट विज़िट बाय तौफ़ीक रफ़त। तौफ़ीक रफ़त जो कि एक पाकिस्तानी राइटर है, पाकिस्तानी पोइट है। तो इस पोएम में हम देखेंगे तौफ़ीक रफ़त की बायोग्राफ़ी, की फैक्ट्स, सेटिंग, पोएम ट्रांसलेशन और लास्ट में इस पोएम का जो थीम होगा वो देखेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। तौफ़ीक रफ़त। तौफ़ीक रफ़त जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1927 सियालकोट में हुई थी, और ये जो थे इसने अपनी एजुकेशन जो गेट की थी वो कहाँ से, दारा दीन, अलीगढ़ एंड लाहौर। ये एक पाकिस्तानी फेमस पोइट और राइटर थे एंड ही वाज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री एंड राइटिंग इन इंग्लिश। पायनियर का मतलब है समवन हु हेल्प्स टू ओपन अप अ न्यू लाइन ऑफ अ रिसर्च और टेक्नोलॉजी और आर्ट। किसी भी चीज़ में नई रिसर्च करना उसको हम पायनियर कहते हैं। तो इसने इंग्लिश लैंग्वेज में की थी एंड ही हैज़ डिफेक्टेड द रियल कल्चर ऑफ पाकिस्तान इन हिज राइटिंग्स। मतलब जो पाकिस्तानी कल्चर है उसको रियल उसने रिप्रेजेंट किया अपने पोएम्स में, अपनी जो राइटिंग स्टाइल है उसमें। एंड ही वाज अ एडमायरर ऑफ इज़रा पाउंड, और इसके जो फेवरेट राइटर्स थे, जो फेवरेट पोइट्स थे, इज़रा पाउंड, T.S. Eliot एंड W.H. Auden। तौफ़ीक रफ़त इज़ द वन poet whose work has appeared in all three of Pakistan's major anthologies, जिसमें आते हैं First Voices 1965 and Pieces of 8 1971 and World Fall 1975। और इसने एक प्ले भी लिखा था जो अनपब्लिश्ड है और स्टिल दैट इज़ अनपब्लिश्ड, बट उसको परफॉर्म किया गया था गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब इन लाहौर एंड ही हैज़ बीन अ गाइड, मेंटोर एंड critic to many younger poets। So इसके जो मेजर वर्क है that's considered his collection of poems Arrival of the Monsoon। He also translated the epic Fauran Bhagat 1983 of Punjabi poet Bulle Shah and Qadir Yar into lyrical English। और ये किस्सा फौरन भगत जो है इसको ट्रांसलेट किया था किसने, कादिर यार ने। और ये फौरन भगत कौन था, ये सियालकोट का एक राजा था। एंड तो यही इसके बाद इसके अगर नेक्स्ट फीचर्स देखें तौफ़ीक रफ़त की, तौफ़ीक रफ़त जो कि एक इमीनियंट राइटर्स थे और साथ में ये एक पाकिस्तानी राइटर थे ओबियसली स्टार्ट में, जैसे मैंने बताया कि, और इसने जो है इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तानी ईडियम्स, मींस जो उर्दू ईडियम्स है इसने इंट्रोड्यूस कराया था अपने वर्क्स में। इस पोएम में भी इसने एक जगह पे जो है उर्दू ईडियम यूज़ किया है। तो जब हम पोएम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे। एंड ही आल्सो यूज्ड मींस इंग्लिश पोइट्री एज एन इफ़ेक्टिव वे टू रिफ्लेक्ट, अपनी पोइट्री के ज़रिए इसने पाकिस्तानी कल्चर को, ट्रेडिशन को, सोसाइटी एंड नॉर्म्स को रिप्रेजेंट किया है। और इस पोएम में भी आप देखेंगे कि किस तरह इसने जो पाकिस्तानी कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया है। In his poems we can see different aspects of modern writing style। He uses a very simple and conversational language to talk about the ordinary ideas and experiences around us। अच्छा, यही तो इसके जो पोएम्स है इसकी यही जो फीचर्स हैं, मतलब जो मेन फीचर है कि इसके पोएम जो है समझने में बहुत ही इजी है, क्योंकि इसने सिंपल वर्ड्स में लिखा होता है। जो आम कन्वर्सेशन में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह लिखा होता है। एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं की जो राइटर्स या जो पोइट्स यूज़ करते हैं अपने वर्क में। और जैसे लास्ट में ये बता रहे कि ये एक फ्री वर्स में लिखते थे। फ्री वर्स से मुराद यही है कि मतलब ये जो पोइट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे, एक डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते थे जो आम बंदे को समझ नहीं आते थे उनके पोएम्स वगैरह, तो ये फ्री वर्स में लिखते थे। एक आम बंदे को भी इसके पोएम समझ आ जाते हैं। इसके बाद अगर इसके की फैक्ट्स की बात करें तो पहला पॉइंट है ये फ्री वर्स है ये पोएम। इट हैज़ नो मेटेरिकल स्ट्रक्चर, इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं। और नॉस्टैल्जिया इज़ यूज्ड। नॉस्टैल्जिया का मतलब यही है कि फास्ट के किसी भी जो मतलब वाक़यात हुए हैं उसको याद करना, उसको रिमेंबर करना, रिमाइंड करना। और द ब्यूटी ऑफ ईस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट किया इसने। द पोएम नरेटेड द स्टोरी ऑफ हाउ हिज फादर विजिटेड हिज एंसेस्ट्रल विलेज। इस पोएम में यही बताया गया कि कैसे उसके जो फादर थे उसने लास्ट में जो इसके अबा अजदाद की जगह थी वहाँ विज़िट की थी। द पोएट टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव्स एंड एंसेस्ट्रल प्लेसेस बिकॉज विदाउट देम लाइफ सीम्स इनकम्प्लीट। तो रिलेटिव्स के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि जो रिलेटिव्स हैं उसके बगैर जो है ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। And man cannot live away from his relatives। The poet highlights the value of family in Eastern culture
जो फैमिली उसकी कितनी वैल्यू है ईस्टर्न कल्चर में, मींस जो पाकिस्तानी कल्चर हुई या इंडियन कल्चर हुई। एंड ही शोज़ हिज कल्चर बाय यूजिंग द नेम ऑफ अ कल्चरल ड्रेसेस लाइक शेरवानी एंड टर्बन। टर्बन जैसे पगड़ी कहते हैं, शेरवानी, और इसी तरह ये वर्ड इसने इस पोएम में यूज़ किए हैं। तो ओबियसली ये चीज़ें जो हैं ईस्टर्न कल्चर में ही यूज़ होती है। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इज फाउंड द पोएम एज ही यूज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई थ्रू आउट द होल पोएम। तो इसमें जो है ये अपने आप के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, मीन्स आई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को रेफ़र कर रहे हैं। और साथ में दूसरा करेक्टर जो मेन करेक्टर है वो है इसके फादर इस पूरे पोएम में, और एक तीसरा करेक्टर भी आता है अंकल फेरोज़ के नाम से। The last point, the poet narrated the story of how his father visited his ancestral village for the very last time। अच्छा, ये विज़िट के बाद इसके फादर की मीन्स इसे फील हुआ था कि he will be no more with us। सेटिंग की बात करें, सो सेटिंग इज़ द नरेटर्स हाउस। और पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ देखते हैं कि पोएम में क्या बताया गया है। तौफीक रफ़त किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। वी वर हैविंग टी, आई रिमेंबर my father and I that morning, and talking of nothing in particular when he said we will go now। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह सिंपल जो है लैंग्वेज इसने यूज़ की है, लेकिन आगे कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट है, उनके मीनिंग हमने देखने हैं। बट यहाँ इन लाइंस का मतलब है, हम चाय पी रहे थे, मुझे याद है मैं और मेरे वालिद उस मॉर्निंग मतलब उस सुबह और किसी ख़ास टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे जब उसने कहा अब हम जाएंगे। अच्छा, पूरे पोएम में इसके फादर ने सिर्फ यही सेंटेंस बोला है, वी विल गो नाउ। इसके बाद इसने कोई और जगह बात की ही नहीं। सारी बातें जो है वो कौन कर रहे हैं, पोइट खुद। इट डिड नॉट अकर टू मी टू आस्क वेयर ही पुट ऑन हिज बेस्ट शेरवानी एंड टर्बन एंड न्यू पम्प्स। इन लाइन्स का मतलब है उसने शेरवानी पहनी और पगड़ी बांधी और नए जूते बांधे। पम्प्स का मतलब है जूते, और ये इस तरह टाइप के जूते होते हैं। और ओल्ड फैशन में तो कुछ और टाइप के थे, मतलब यही चोंच टाइप जैसे थे, लेकिन ये जो आजकल यूज़ हो रहे हैं इसको भी हम पम्प्स कहते हैं। और एंड वी लेफ्ट द वार्मथ ऑफ द रूम फॉर द रॉनेस and blister of the porch where his 90 years sword in the wind। और हमने वो गर्म कमरा छोड़ा और साथ ही साथ वो बरामदा छोड़ा जहाँ हवा चल रही थी, और जहाँ उसके 90 साल गुजरे थे। 90 years he spent, और शायर के फादर के 90 साल इसी बरामदे में गुजरे। और पोर्च का मतलब है बरामदा। And halfway there I realized we were off to the ancestral place। अब शायर जो है उसको रियलाइज़ हुआ, मीन्स तौफीक रफ़त को रियलाइज़ हुआ जब ये अपने फ़ादर के साथ जा रहे थे, तो इसे रियलाइज़ हुआ कि आधे रास्ते में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम एंसेस्ट्रल प्लेस की तरफ जा रहे हैं। मीन्स जो इसकी आबा अजदाद की जगह थी, जो इसके फ़ादर की आबा अजदाद की जगह थी, उस तरफ जा रहे हैं। द रिलेटिव्स हु स्टिल लिव्ड इन द हाउस इन विच ही वॉज बोर्न were surprised and feared we had tea। अब ये यहाँ पे जो surprised and feared है, इसका क्या मतलब है? ये उर्दू ईडियम है, इसका मतलब है हैरान व परेशान। अब ये चीज़ जो है आपको इंग्लिश में मतलब यूज़ होते हुए नहीं मिलेगी, अंग्रेज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तानी राइटर होने के नाते इसने जो है उर्दू ईडियम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने पोएम्स में, दूसरे पोएम्स में, इस पोएम में तो यही एक वर्ड इसने यूज़ किया है। इन लाइंस का मतलब है, और जब हम रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचे तो वो हैरान और परेशान हुए। अब बंदा मतलब जब आप किसी के यहाँ पहुँचते हो तो ओबियसली उन्हें खुशी होती है, लेकिन ईस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि वो हैरान और परेशान होते हैं। हैरान और परेशान से मुराद ये नहीं कि मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप क्यों आए। हैरान और परेशान का ये मतलब है कि उन्हें खुशी होती है। अब अंग्रेज़ जो है वो परेशान तो नहीं होता, बेशक वो हैरान तो हो जाता है लेकिन परेशान तो नहीं होता। तो सरप्राइज एंड फ्यू मीन हैरान और परेशान, ये उर्दू का मुहावरा है, मीन्स ईडियम है, और अंग्रेज़ी ज़बान में ये ईडियम है ही नहीं। फिर उसके बाद वी हैड टी, हमने चाय पी, एंड 15 मिनट्स ऑफ एपोलॉजीज़, दैन फर्दर अप द लेन टू विज़िट, एंड 15 मिनट्स ऑफ एपोलॉजीज़, और 15 मिनट तो एपोलॉजीज़ करते रहे एक दूसरे से, मतलब गले शिकवे करते रहे एक दूसरे से।
ये हमने अमूमन देखा होगा कि जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं तो जब काफ़ी अरसे बाद जाते हैं तो वो गिले शिकवे जो हैं हम एक दूसरे के साथ करते हैं कि आपने क्यों विज़िट नहीं किया, या वो एक दूसरे से पूछते रहते हैं, एक गिले शिकवे जो हैं होते रहते हैं। तो यही ईस्टर्न कल्चर में जो है यही चीज़ कॉमन है, आपको मिलेगी कि मतलब जब रिश्तेदार काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो वो गिले शिकवे करते हैं। एंड देन further up the lane to visit his only surviving contemporary, Uncle Feroz, was bedridden. He was not. और उसी गली में, लेन का मतलब है गली, और उसी गली में एक और बाबा ज़िंदा था जो उसके एज का था, मतलब पॉइट के फादर के एज का था, जिसका नाम था अंकल फेरोज़, और वो बेड पे लेटा था। एंड ही वॉज नॉट रियली माई अंकल but had always called him that. What had he again? तो दर हकीकत वो मेरा अंकल नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा उसे अंकल बुलाता था। मतलब वो हकीकत में वो उसका अंकल तो था नहीं, तो बस जस्ट बाय नेम और बाय वर्ड्स वो उसे अंकल बुलाता था। तो दर हकीकत वो मेरा अंकल ना तो था नहीं, जिसका नाम था अंकल फेरोज़, और उसके साथ साथ वी हैड टी अगेन, और फिर हमने दोबारा चाय पी। अच्छा, ये चीज़ भी ईस्टर्न कल्चर में बहुत कॉमन है। जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जब आप बैठते हैं तो आप तकरीबन 2-3 दफ़ा तो चाय पी लेते हो। तो ये चीज़ जो है ईस्टर्न कल्चर में बहुत कॉमन है, वेस्टर्न कल्चर में आपको ये नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद फादर टॉक्ड, वी हैड टी अगेन, फादर टॉक्ड अबाउट बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द फार्मूला ऑफ अ टॉनिक। इसके मतलब, और अब्बू ने बिज़नेस पॉलिटिक्स की बात की और दवाई की बात की। मतलब जब भी हम किसी से इस तरह मिलते हैं तो उसे कुछ ना कुछ रेफ़र करते हैं, कोई ना कोई जो है टैबलेट्स वगैरह रेफ़र करते हैं। जब कोई बीमार हो, काफ़ी अरसे बाद उसके यहाँ जाते हैं तो उसे हम कोई ना कोई चीज़ रेफ़र करते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे इसके फ़ादर भी यही कर रहे हैं, कोई फार्मूला बता रहे हैं। अंकल फेरोज़ कुड नॉट से अ वर्ड, अंकल फेरोज़ ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। Means he was also old, so he was unable to speak. He simply wept and wept. We descended the 5 or 6 steps from his house. और बस वो रोता रहा और रोता ही रहा। हम नीचे उतरे उसके घर से 5 या 6 स्टेप्स आगे जाके। फिर हमने क्या किया? We descended the 5 or 6 steps from his house. As we were leaving, father stopped and turned for 5 long minutes. और जैसे ही हम छोड़ रहे थे, अब्बू आगे आके रुके और 5 मिनट के लिए रुके। अंकल फेरोज़ के घर से निकल के गली में आते हुए ये लोग 5 मिनट के लिए रुके थे, मतलब इसके फादर रुके थे। अब आगे ये क्या कहता है कि एंड ही लुक्ड अप द लेन नॉट मूविंग नॉट सेइंग अ वर्ड। उसने गली की तरफ देखा, ना मूव और ना ही कोई वर्ड बोल रहे थे। मीन्स कोई अल्फाज, कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहे थे, जस्ट देख रहे थे। As if he would drink in every cobble, window and door with his difficult breath. ऐसा लग रहा था जैसे वो हर ज़रे को कंज्यूम करना चाहता था, या जैसे हर ज़रा, हर खिड़की, हर दरवाज़ा अपनी सांसों के ज़रिए उतारना चाहता था। अब यहाँ पे जो है इसके फादर को रियलाइज़ हो रहा था कि जैसे अंकल फेरोज़ हैं, ये इसके पुराने दोस्त थे, जितने भी इसके दोस्त थे वो सब मर चुके थे, लेकिन अंकल फेरोज़ वाहिद बंदा था जो ज़िंदा था, और वो भी इसी के एज का था। तो इसे रियलाइज़ हुआ कि जैसे सारे चले गए, इसी तरह अब हमारी बारी है, हमने भी इस दुनिया को छोड़ना है। तो ये रियलाइज़ कर रहा था और चुप था, और मीन्स गली में खड़े होकर चीज़ों को देख रहा था, और जैसे हर ज़रे, हर खिड़की, हर दरवाज़े, उस गली की हर खिड़की, हर दरवाज़े अपनी सांसों के ज़रिए उतारना चाहता था। मीन्स उसे लास्ट बार देखना चाहता था। कॉबिल का मतलब है ज़रा। आई न्यू दैट इट वॉज हिज ओन वे ऑफ सेइंग गुड बाय टू हिज लाइफ। अब यहाँ पे तौफीक रफ़त को रियलाइज़ हुआ, मीन जो पॉइंट है उसको रियलाइज़ कि मुझे रियलाइज़ हुआ या मुझे महसूस हुआ कि ये इसका आखिरी विज़िट है यहाँ का। उसके बाद उसने ज़िंदगी को गुड बाय कहना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक शेर याद आया, जमाल एहसानी का एक शेर है कि चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, मैं ख़ुद को देख रहा हूँ फसाना
होते हुए। सो आई होप इसकी जो ट्रांसलेशन है आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसका थीम हम देखेंगे। द मेन थीम इन दिस पोएम इज़ दैट्स अबाउट ईस्टर्न कल्चर। इसने ईस्टर्न कल्चर को जो है रिप्रेजेंट किया। पूरे पोएम में आपने देखा कि जो चीज़ें इसने जो डिस्कस की है, जो लिखी है, वो सब जो है ईस्टर्न कल्चर में आज भी कॉमन है। इसी तरह फैमिली के बारे में और इलनेस, जैसे अंकल फ़िरोज़ हैं, उसकी एक एज थी 90 ईयर्स के होके, उस मीन्स कोई वर्ड वो नहीं बोल सकते थे। तो ये जो है ये भी रेफ़र करता है कि इंसान ने एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। मतलब उसने अगर 60-70 साल की एज में पहुंच के वो बीमार हो जाता है तो उसके बाद मौत ने एक ना एक दिन ज़रूर उसे अपने आगोश में लेना है। डेथ का मेन जो है वो है थीम है एंसेस्ट्रल प्लेस एंड रिलेटिव्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेटिव्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्लेस एंड डेथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।